एफएमसीजी सेक्टर, नेस्ले इंडिया और पूरे मार्केट पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण कुमार मंत्री जी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। नमस्कार संदीप जी। सर, आज हम खास तौर पे चर्चा कर रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर पर, और खास तौर पे रिलायंस की जब से एंट्री हुई है उसके बाद किस तरह से पूरे सेक्टर का मूड माहौल बदल रहा है, इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। मैं उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा डिमांड आउटलुक मैं समझना चाहता हूं पूरे सेक्टर का। खास तौर पे अगर हम देखें, एचयूएल, नेस्ले जैसे जो एफएमसीजी दिग्गज हैं, 2022 की पहली छमाही में जो इन्होंने 52 वीक लोज टच किए थे, वहां से ये स्टॉक्स करीब 20 से लेकर 36% तक रिकवर हो चुके हैं। क्या इन कंपनियों की सेल्स में यानी मांग में भी वैसा ही रुझान देखने को मिला जैसे इनके स्टॉक प्राइसेस मूव किए हैं, खासकर अगर हम रूरल इंडिया या ग्रामीण भारत की बात करें तो? देखिए, दो तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। एक तो स्टॉक प्राइस का एनालिसिस डिफरेंट रहेगा और कंपनी के कामकाज का एनालिसिस डिफरेंट रहेगा। देखिए, जहां तक ग्राउंड लेवल की बात है, मुझे लग रहा है अर्बन एरियाज में काफी अच्छी इनकी सेल्स हमें नजर आ रही है। जहां तक रूरल की बात है, कुछ सुस्ती जरूर देखने को मिल रही है, पर जिस हिसाब से फेस्टिव सीजन आ गए और आने वाले दोनों ही क्वार्टर में मुझे लग रहा है कि अच्छी इनकी सेल्स होनी चाहिए। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो एफएमसीजी में सुस्तीपन नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में काफी अच्छा सेल्स इनमें देखने को मिलेगा। तो हो सकता है यहाँ से भी आपको डबल डिजिट ग्रोथ भी देखने को मिले ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ से रिकवरी अच्छी देखने को मिलेगी और मार्केट में ओवरऑल स्टॉक प्राइसेस जो है, जो उनमें बढ़त आई है, उनको भी वो जस्टिफाई करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जहां तक स्टॉक प्राइसेस की बात है, आने वाले दो क्वार्टर को स्टॉक प्राइसेस अपने प्राइसिंग करके चलते हैं। इसी वजह से हमें आपको लग रहा है कि जो मेजर ऑफ द स्टॉक्स है ऑल टाइम हाई के पास चल रहे हैं। पर मुझे लग रहा है वैल्यूएशन कंफर्ट भी काफी अच्छा है और आने वाले दो क्वार्टर इन सभी एफएमसीजी कंपनीज के लिए काफी अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो आने वाले 2 क्वार्टर्स इन सभी एफएमसीजी कंपनी के लिए अच्छे रह सकते हैं। जब आप सर अगले 2 क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम आगे फेस्टिव सीजन की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़े दिन में नवरात्रि शुरू हो जाएंगी, बाद में दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा और साल के अंत में हम क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे जो इवेंट्स हैं वो आते हुए देख रहे हैं, जिस दौरान हम देखते हैं कि ये जो त्योहारी सीजन होता है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह रहता है कंज्यूमर्स के बीच में। इस बार जो है किस तरह का मूड माहौल आपको नजर आ रहा है, खासतौर पे जिस तरह का इन्फ्लेशनरी प्रेशर है और जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ रही हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर एफएमसीजी सेक्टर की जहां तक त्योहारी मांग की बात है? ठीक है, जहां तक फेस्टिव सीजन की बात है, मुझे लग रहा है ये फेस्टिव सीजन काफी अच्छा रहना चाहिए। जिस हिसाब से पेंट अप डिमांड रहेगी 2021 की, तो 2021 में काफी लोगों ने अपना जो खर्चा है वो टाल दिया था, और 2022 में क्योंकि ऑलमोस्ट कोरोना फ्री पीरियड हमें नजर आ रहा है, तो हो सकता है इस साल काफी अच्छी स्पेंडिंग आपको कंज्यूमर की तरफ से देखने को मिले। एक रुझान जरूर देखना चाहिए, जिस हिसाब से ऑटो सेल्स के नंबर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है फेस्टिव सीजन में भी काफी अच्छी ग्रोथ आपको ओवरऑल कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पीरियड में दिखेगी। तो एफएमसीजी में भी काफी अच्छा रुझान आपको देखने को मिलेगा। तो आने वाले 1 से 2 जो महीने हैं उसमें आपको एफएमसीजी में पेंट्स, मटेरियल, सीमेंट, इवन जो डेली खान पदार्थ की चीजें, इनमें भी आपको काफी अच्छी सेल्स देखने को मिलेगी। तो मुझे लग रहा है आने वाले जो 1 से 2 महीने हैं काफी इनमें सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको 8 से 10% का भी ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ मेजर ऑफ द कंपनीज में देखने को मिले। ओके, तो 5 से 10% का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो एफएमसीजी कंपनियों में आने वाले 2 महीने जो फेस्टिव सीजन है, जो त्योहारी सीजन है, उसमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी रोबस्ट आउटलुक है, काफ़ी मजबूत ये 2 महीने जो है वो एफएमसीजी कंपनियों के लिए रह सकते हैं। लेकिन सर, जिस तरह से कच्चे माल की कीमतों में कमी आई है, खासकर कच्चा तेल देखें या पाम तेल और अन्य कमोडिटीज़, उसमें हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा सुस्ती आई है, हायर लेवल से ये करेक्ट होते हुए दिखी हैं, उससे मार्जिन के आउटलुक में कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ दिखा है। आपका क्या इसमें असेसमेंट है सर एफएमसीजी कंपनियों के जो मार्जिन हैं उसको लेकर? कब से हम उम्मीद करें कि इनके जो मार्जिन है उसमें रिकवरी शुरू हो जाएगी? ठीक है, जहां तक ओवरऑल रॉ मटेरियल की प्राइस, जब भी किसी भी रॉ मटेरियल प्राइस में इंक्रीज होती है तो यूजुअली जो एफएमसीजी कंपनीज होते हैं कंज्यूमर पे उसका बर्डन डाल देते हैं। इसी वजह से जो भी गिरावट आई है उसका बर्डन उन्होंने कंज्यूमर से वापस नहीं लिया है। जो रिसेंट प्राइस हाइक्स किए हैं वो प्राइस हाइक्स ऑलरेडी कंज्यूमर के हक में चले जा चुके हैं। तो मुझे लग रहा है इनके मार्जिन में ज्यादा कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है 1 से 2 महीने या 1 क्वार्टर में आपको इफेक्ट देखने को मिले, पर जो इन्होंने प्राइस हाइक की है हो सकता है आने वाले फेस्टिव सीजन में और भी प्राइस हाइक्स आपको देखने को मिले। तो मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा प्राइस मार्जिन में इनके इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है मार्जिन एक्सपेंशन भी आपको देखने को मिले अगर सेल्स अच्छी होती है। ओवरऑल अगर परचेसिंग पावर बढ़ता है और इन्फ्लेशन का फिगर कम आता है तो मुझे लग रहा है इनके मार्जिन भी काफी अच्छे कर सकते हैं। तो बड़ी कोई दिक्कत की बात मुझे नजर नहीं आ रही। अगर क्रूड वापस 110 120 के पास जाता है तभी इनको बड़ी कोई दिक्कत आ सकती है, पर मुझे नहीं लग रहा क्रूड इजीली आपको वापस 100 के लेवल के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्जिन में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और क्रूड 100 के नीचे रहता है तो हो सकता है इनके वॉल्यूम ग्रोथ में भी आपको बढ़त देखने को मिले।
ठीक है, तो क्रूड 100 के नीचे ही है और 100 के नीचे रहता है तो ये एफएमसीजी कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल जो कीमतें बढ़ी थी कच्चे माल की, उस वजह से इन्होंने अपनी कीमतों में इजाफा किया था। तो जो कीमतों में इजाफा किया है वो हो सकता है कि फेस्टिव सीजन अगर अच्छा रहा, मांग अच्छी रही, तो और भी इजाफा कीमतों में कंपनियों की ओर से देखने को मिल सकता है। तो उससे इनके जो मार्जिन्स हैं उसमें कहीं ना कहीं बढ़त की जो उम्मीद है, जो रिकवरी की उम्मीद है, वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, क्योंकि कच्चे माल की कीमतें नीचे आ रही हैं और कंपनियों ने अभी भी कोई भी प्राइस रिवीजन जो है वो नीचे की ओर नहीं किया है, बल्कि ऊपर की ओर ही हो सकता है। तो उससे अरुण जी हमें कह रहे हैं कि जो मार्जिन में सुधार है वो भी कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सर, ये तो ओवरऑल पूरे सेक्टर की बात हुई, एफएमसीजी की जहां तक बात है, उसका डिमांड आउटलुक हो गया, उसके मार्जिन की पिक्चर होगी, लेकिन हाल फिलहाल जो एक बड़ा इवेंट, जो बड़ा चर्चा का विषय इस पूरी सेक्टर में बना है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस सेक्टर में एंट्री को लेकर जो घोषणा हुई थी। उन्होंने अपनी एजीएम में ये कहा था कि अब वो एफएमसीजी कारोबार में एंटर करते हुए दिखेंगे। आरआईएल ने कई ब्रांड्स को खरीदा है और आगे भी शायद ये जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या आरआईएल की एंट्री से एफएमसीजी सेक्टर का भी वैसा ही हाल होगा जैसा हमने जियो के एंट्री के आने के बाद टेलीकॉम सेक्टर में देखा था? और दूसरा सर, ये भी बताइए कि कौन सी कंपनियों पर आप सबसे ज्यादा और किन पर सबसे कम असर देखते हैं, ये जो डिसरप्शन अगर आप समझते होने वाला है तो? देखिए, टेलीकॉम और एफएमसीजी का कंपैरिजन वैसे तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेलीकॉम में प्लेयर्स काफी कम है और एक बंधा हुआ सेक्टर है, क्लोज सेक्टर हम टेलीकॉम को मान के चलते हैं। बट जहां तक एफएमसीजी सेक्टर की बात है, ये एक वास्ट सेक्टर है और इसका जो मार्केट है वो भी काफी बड़ा है। तो ऑलरेडी एफएमसीजी सेक्टर में जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, जो ऑनलाइन डिलीवरीज हो रही है, वो उसमें काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। इसलिए ऑलरेडी एफएमसीजी में काफी बड़ा डिसरप्शन आ चुका है और थोड़ा डिसरप्शन टाटा के प्रोडक्ट्स ने भी किया है। टाटा कंज्यूमर ने भी अपने जो छोटे ब्रांड्स है उनमें काफी अच्छी बढ़त उनमें दिखाई है, इवन वो भी नए ब्रांड्स को खरीद रहे हैं। अगर रिलायंस की इसमें एंट्री होती है तो मुझे लग रहा है बड़ा डिसरप्शन जरूर आएगा शॉर्ट टर्म के लिए। हो सकता है जो बाकी कंपनीज हैं उनके सेल्स में भी डेफिनेटली आपको असर देखने को मिले, पर ओवर लॉन्ग रन में मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़ा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल मैं आपको जरूर दूंगा, जब पतंजलि की एंट्री ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर में हुई थी, तब ये कहा जाता था कि कोलगेट के सेल्स काफी कम हो जाएंगे, 50% कम हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इवन कोलगेट के सेल्स भी बढ़ रहे हैं, इवन पतंजलि के सेल्स भी स्टेबल है। तो मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी कोई डिसरप्शन देखने को मिलेगा। 3 से 6 महीने का आपको जरूर डिसरप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि रिलायंस की हिस्ट्री है, जब भी वो कोई नए मार्केट में आता है तो अपनी प्राइसिंग को काफी कम लेके आता है। इसी वजह से आपको 3 से 6 महीने में डेफिनेटली दूसरे कंपनीज के सेल्स में देखने को मिल सकता है। पर लॉन्ग रन में मुझे लग रहा है कि जो एफएमसीजी सेक्टर है वो काफी नए प्लेयर्स को अपने अंदर समा सकता है। हो सकता है अगर आने वाले दिनों में रिलायंस, टाटा, एचयूएल, कोलगेट सभी कंपनीज इनलाइन विद मार्केट परफॉर्म करें। और जहां तक इफेक्ट की बात है, मुझे लग रहा है एचयूएल, नारिको, डाबर ऐसे कंपनीज में शॉर्ट टर्म में इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और आईटीसी जैसे स्टॉक में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो बिजनेस मॉडल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इवन उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो रिलायंस से काफी जुदा मुझे नजर आता है। इसलिए शॉर्ट टर्म में हिकअप्स रहेंगे, पर लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लग रहा कि बड़ा डिसरप्शन रिलायंस की एंट्री से आपको देखने को मिले। चलिए, तो कोई बहुत बड़ा असर रिलायंस की एंट्री का एफएमसीजी सेक्टर पर या कंपनियों पे होगा, इसकी उम्मीद कम कह रहे हैं अरुण जी हमें, क्योंकि टेलीकॉम में जब जियो की एंट्री हुई थी तो वो सेक्टर हमने देखा था उसमें केवल 2 कंपनियां ही थी, तीसरा प्लेयर जियो आया था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। लेकिन एफएमसीजी एज ए सेक्टर में देखें, एक तो ये सेक्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारी कंपनियां हैं और स्कोप है कि और भी अगर प्लेयर्स आते हैं तो शायद जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, जो कि मार्केट लीडर्स हैं अपने सेगमेंट में, उनके ऊपर कोई बड़ा असर आएगा, ऐसी आशंका कम लगाई जा रही है। अगर कोई असर होना भी है तो वो छोटी अवधि में, यानी 3 से 6 महीने के लिए देखने को मिलेगा। लंबी अवधि में कोई बड़ा असर होगा आईटीसी जैसी कंपनी में तो वैसे भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, बड़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनकी, तो इन पर वैसे भी कोई खास असर नहीं होगा। और पूरे सेक्टर पर भी देखा जाए तो लंबी अवधि में तो इसका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो इस बैकड्रॉप में सर फिर नेस्ले इंडिया जैसी जो कंपनियां हैं, जो कि शायद उनका भी रिलायंस से जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अलग ही है, और साथ ही साथ एफएमसीजी एज ए सेक्टर पर इन जनरल आप क्या राय रखते हैं? अगर हम निवेश की बात करें, क्या रीसेंट रनअप के बाद इनमें निवेश का कोई मौका आपको नजर आता है, या फिर रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, ये बेहतर रणनीति होगी? देखिए, नेस्ले ओवरऑल एक एमएनसी बड़ी कंपनी है, उनका जो पोर्टफोलियो भी है काफी अच्छा है। इवन उनके जो मैगी का ब्रांड है वो भी काफी अच्छा चलता है। पर मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा फर्क नेस्ले को पड़ेगा, क्योंकि अगर नेस्ले को फर्क पड़ना है तो यहाँ से रिलायंस के एक्विजिशन पे आपको पैनी नजर रखनी चाहिए। अगर रिलायंस ऐसे ब्रांड्स एक्वायर करता है जो कि नेस्ले के ब्रांड्स को टक्कर दे सकें, तभी कोई बड़ा आपको डिसरप्शन नेस्ले के सेल्स में देखने को मिलेगा। पर ओवरऑल कंपटीशन जरूर बढ़ेगा। नेस्ले, एचयूएल, डाबर, ये सभी सेगमेंट्स में आपको रिलायंस की एंट्री काफी अच्छी देखने को मिलेगी। कंपटीशन बढ़ेगा, ये कंज्यूमर के लिए काफी अच्छा है। पर जहां तक कंपनीज की बात है, इसमें कंपटीशन बढ़ने से उनके मार्जिन में कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। पर नो डाउट, क्योंकि ये एक बड़ा सेक्टर है और बड़े प्रोडक्ट्स लाइन में आते जाते रहते हैं,
तो मुझे लग रहा है इनलाइन सभी कंपनीज इस सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जहां तक पसंद की बात है, मुझे लग रहा है HUL और ब्रिटानिया मेरी फेवरेट पिक रहेगी, क्योंकि उनका जो पोर्टफोलियो काफी अच्छा है और उनके जो सीएस और वॉल्यूम ग्रोथ है काफी अच्छे नजर आते हैं। अगर तीसरा स्टॉक मुझे पिक करना है FMCG में, तो वो डेफिनेटली ITC रहेगा। जिस हिसाब से वैल्यू अनलॉकिंग की बात हो रही है, होटल सेगमेंट, पेपर सेगमेंट, इनका अलग करने की बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है ITC, HUL और ब्रिटानिया, ये तीनों ही कंपनीज में काफी अच्छा आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। फोर्थ पिक डेफिनेटली नेस्ले रहेगी, पर नेस्ले से अच्छे मुझे लग रहा है HUL, ब्रिटानिया और ITC रहेंगे। तो ITC, HUL, ब्रिटानिया, ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप लंबी अवधि के लिए FMCG सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, तो आप पिक कर सकते हैं। क्या अपसाइड की गुंजाइश है सर? लंबी अवधि में अगर कोई खरीदता है तो कोई टारगेट्स या तो फिर अपसाइड की क्या एक्सपेक्टेशंस आप लेके चल रहे हैं? ये जहां तक नेस्ले की बात है, मुझे लग रहा है 21,000 से 21,500 का लेवल आपको नेस्ले में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बड़ा रनअप ऑलरेडी आ चुका है, तो डेफिनेटली गिरावट में ही स्टॉक को बाई करें। पर मुझे लग रहा है ITC यहाँ से भी काफी अच्छा कर सकता है, काफी काफी अंडर परफॉर्मेंस आपको स्टॉक में दिखा था। नो डाउट 200-220 के पास ये काफी दिनों तक कंसोलिडेट हुआ था और करंट अपनी रेंज के बाहर निकला है, तो मुझे लग रहा है ITC में आपको 400 प्लस के लेवल्स भी जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो ITC में आप डेफिनेटली निवेश करें। और जहां तक ब्रिटानिया की बात है, मुझे लग रहा है ब्रिटानिया में भी काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। नो डाउट नीचे से 3,000 के लेवल से ऑलरेडी ये स्टॉक्स 3700 के आसपास ट्रेड रहा है, और मुझे लग रहा है 4,400, 4,500 का लेवल भी आपको ब्रिटानिया में जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 4,400, 4,500 तक के लेवल्स ब्रिटानिया में, ITC में 410, और नेस्ले की जहाँ तक बात है तो 12, 12,500 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो इन स्टॉक्स में आप लंबी अवधि के नज़रिए से FMCG सेक्टर में निवेश की अगर राय मांग रहे हैं तो इन सेक्टर्स में आप निवेश करके चल सकते हैं।